हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। पटवारी की वैकेंसी आ गई है, सिलेबस चेंज हो गया है और हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं है। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं या फिर इसी टेंशन में हैं तो चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं नई सीरीज, जिसमें हम मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर को करेंगे कंप्लीट। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आपको एक बार अच्छे से समझाया जाएगा, फिर ट्रिक से समझाया जाएगा। और आपको जब अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों का भला करते हुए उनको भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और प्लीज़ गाइस, यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देखें और डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि आपको दूसरी बार में याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है, तब उसे डैश कुशलता कहा जाता है। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि क्या है भैया, विशेषण, किसी भी चीज़ का विशेषण कर सकता है, मतलब उसको डिस्क्रिप्शन दे सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। गहन निदान कर सकता है, उसका मतलब पहले तो एनालिसिस कर लिया उसने, फिर क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा। और कठिन परिस्थिति का समाधान निकालने में भी वो सक्षम है। तो इस परिस्थिति को कहा जाता है संकल्पनात्मक कौशल। इस कौशल को क्या कहा, इस कौशल को कहा जाता है संकल्पनात्मक कौशल। तो चलिए कॉन्सेप्चुअल मतलब स्किल कहा जाता है इसके लिए। तो देखो, ये तो हमने पढ़ लिया। अब आती है इसकी ट्रिक। कोई व्यक्ति है, विशेषता है उसमें, गहन है, मतलब हमेशा कॉन्सेप्ट, आपने सुना होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात करता है भैया, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तो सारे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है उसको क्या कहा जाता है, कॉन्सेप्चुअल व्यक्ति। स्किल भी होती है एक प्रकार की, तो ये स्किल भी है संकलनात्मक स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तुलन पत्र में पूर्वदत्त बीमा को डैश के रूप में दिखाया जाता है। मतलब तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट, मतलब हमने तुलना करके देख ली, बैलेंस शीट में देख ली। पूर्वदत्त बीमा को कैसे हम दर्शाएंगे, कि हमने पहले दे दिए जो बीमा को, उनको कैसे दर्शाया जाता है, तो वो होती है हमारी एसेट्स। हमने जो पहले दे दिए पूर्वदत्त हैं, प्रीपेड है ना, पहले से दे चुके हैं हम, वो क्या होंगी, तो हमारी परिसंपत्ति होंगी, पहले से हमने दे दी है तो वो क्या होती हैं, हमारी परिसंपत्तियां होती हैं। तुलन पत्र में जो हमने पहले से दे दिया होता है, पूर्वदत्त बीमा होता है, उसको कहा जाता है परिसंपत्ति। रॉबर्ट के कल्ज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल कौन से हैं, तो किसने बताया था, रॉबर्ट के कल्ज ने बताया था 3 प्रमुख कौशल जो कि किसी भी प्रबंधक में होने चाहिए। मतलब जो मैनेजर है उसमें 3 कौशल होने चाहिए। तो वो कौन सा है, तकनीकी, मानव और वैचारिक। मतलब पहला तकनीक होनी चाहिए भैया, टेक्निकल बात करें, ह्यूमन को समझे, और कॉन्सेप्ट की बात करें तो वैचारिक। तो तीनों विशेषताएं किसके अंदर होनी चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए। कोई भी मैनेजर है उसके अंदर 3 टेक्निक होनी चाहिए। तकनीक, क्योंकि उसकी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे बहुत सारी तकनीकी चीज़ें रखी होंगी। मानव भी काम कर रहा होगा और उनके विचार को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों स्किल की आवश्यकता होती है। तो किसने कहा था, रॉबर्ट के कल्ज ने कहा था। मतलब इनने कहा था कि हम तुम्हें ये कर्ज दे रहे हैं, जिस व्यक्ति में तकनीक मतलब मशीन, मानव मतलब इंसान, उन दोनों को समझने वाला विचार हो, उस व्यक्ति को ला कर आना। तो किसने दिया है कर्ज, रॉबर्ट के कल्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन क्या कहलाता है। तो किसी भी व्यय में हमने किसी को व्यय दिया, बिजनेस व्यवसाय है ना, व्यवसाय में हमने क्या किया, लाभ हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार किया गया कथन, हमने पहले से लाभ हानि निर्धारित कर ली है, उसके लिए दिया गया जो तैयारी होती है उसके लिए क्या कहा जाता है, लाभ हानि वितरण कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि पहले से उसका विवरण दे दिया हमने, लाभ हानि इतनी इतनी होगी, निर्धारित है, तो उसको तैयार किया गया जो कथन होगा वो क्या कहला गया, विवरण होगा, उसको क्या कहा जाता है, प्रॉफिट लॉस विवरण। नेक्स्ट है हमारा ट्रायल बैलेंस, मतलब कच्चा मिलान क्या होता है। तो कच्चा मिलान है भैया वो तो वितरण, विवरण क्या होता है, कच्चा सा स्टेटमेंट हमने दे दिया कच्चा। तो ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं, तो ये विवरण होता है। किसी भी बैलेंस हमें किसी न किसी का विवरण देना पड़ता है, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, विवरण होता है। किसी भी स्टेटमेंट ट्रायल कर रहे हैं हम अपने स्टेटमेंट को। तो आते हैं नेतृत्व में निम्नलिखित में कौन सा घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट करता है। तो नेतृत्व में सबसे प्रमुख घटक होता है लक्ष्य की स्थापना करना। पहले क्या होते हैं, गोल सेटिंग करना। तो नेतृत्व के लिए किसी भी लीडरशिप के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है, पहले अपने लक्ष्य की स्थापना करो, फिर अपनी भूमिका को निभाओ।
स्पष्ट बनाते हैं। अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट कौन बनाता है, या स्पष्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है लक्ष्य की स्थापना। एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज क्या कहलाता है? तो कोई वित्तीय संस्थान है, उनको व्यापार द्वारा प्रदत्त जो ऋण होते हैं उस पर ब्याज क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है व्यय। एक्सपेंस कर रहे हैं हम, है ना, एक्सपेंस कर रहे हैं किसमें? एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त जो ऋण होता है उसका ब्याज, उस पर ब्याज क्या कहलाता है? हमारा व्यय कहलाता है। हमें ऋण दिया है, उस पर हमें ब्याज चुकाना है, तो क्या हो जाएगा? व्यय कर रहे हैं हम। निम्नलिखित में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिका के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? तो निम्नलिखित में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधियों से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? तो वो है अपना ऑर्गेनाइजेशन, आयोजन। क्या होता है? किसी व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के लिए, जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उस व्यक्ति से जोड़ने के लिए भूमिका के निर्धारण के लिए आवश्यक है, या व्यवसाय को सक्षम बनाता है, तो सब होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का मुख्य उपयोग है? तो कोई भी व्यवसाय है उसमें संगठन होता है, तो संगठन के प्रबंधन के स्तर की प्रणाली का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो ये क्या करता है भैया? पहले तो निगरानी करता है, दीर्घकालीन वित्तीय संस्थान योजना नहीं बनाता, ये समर्थन भी नहीं करता है ना। क्या करता है? निगरानी रखता है, नियंत्रण रखता है, और निर्णय का निर्माण करता है, प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है। ये सब किसके काम होते हैं? ऑर्गेनाइजिंग के काम होते हैं। मतलब जो आयोजन होता है, संगठन होता है, संगठन के प्रबंधन के क्या क्या स्तर होते हैं? तो संगठन के प्रबंधन के होते हैं, पहला तो मध्य प्रबंधन होता है, जो संगठन है वह मध्य प्रबंधन की निगरानी करता है, नियंत्रण करता है, निर्णय का निर्माण करता है, और प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है। व्यापार की कुल वर्तमान परिसंपत्ति 4 लाख रुपए है और वर्तमान देनदारियां 2 लाख रुपए हैं। तो वर्तमान अनुपात क्या होगा? तो वर्तमान अनुपात होगा 2:1 का। यदि हमारी परिसंपत्तियां 4 लाख रुपए हैं और देनदारियां 2 लाख रुपए हैं, तो हमारा रेशियो यही बनेगा ना, 2:1 का। डैश में लगातार पुनः क्रय एवं विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल होती हैं। तो लगातार क्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए जो प्राथमिकताएं शामिल होती हैं वो होती हैं ब्रांड लिस्ट में। तो क्योंकि हमने विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिक शामिल किया है, तो क्या होंगे? लगातार पुनः क्रय और विशिष्ट लागत के लिए प्राथमिक शामिल होते हैं ब्रांड लिस्ट में। पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य होते हैं। जो पूंजीगत व्यय होता है उसमें बजट का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षा दर की अपेक्षा करना। मतलब प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। ओवरलुक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच प्रोजेक्ट, ये होता है प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। ये हमारी पूंजी व्यय बजट के उद्देश्य हैं। BCG मैट्रिक्स का आविष्कार इस वर्ष किया गया था। तो BCG मैट्रिक्स है उसका आविष्कार किया गया था 1970 में। 1970 में BCG मैट्रिक्स का आविष्कार किया गया था। BCG बिल्कुल जाएंगे मैट्रिक्स 2017, BCG मैट्रिक्स 2017। यदि उत्पाद और सेवा का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीद किए गए प्रदर्शन से अधिक अच्छा होता है तो ग्राहक क्या होता है? यदि उत्पाद और सेवा का जो वास्तविक प्रदर्शन है हमें जैसे दिखाया गया है उससे उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ग्राहक क्या हो जाएगा भैया? खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और कार्य नीतियों को लागू करने हेतु जिम्मेदार है। तो योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और योजना और कार्य
नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है हमारे मध्य स्तर के प्रबंधक। जो मध्य स्तर के प्रबंधक होते हैं वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना एवं कार्य नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और योजना और जो कार्य नीति होती है उनको लागू करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं जो मध्य स्तर के प्रबंधक होते हैं। निम्नलिखित में से HR की कौन सी भूमिका अभिलेखा संभालने और कानूनी अनुपालन को शामिल करती है? तो जो HR की कौन सी भूमिका है जो लेखांकन संभालने और कानूनी अनुपालन को करने में शामिल होती है? तो ये होती है प्रशासनिक विशेषज्ञ। ये क्या होते हैं? प्रशासन के विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए लेखा को संभालते हैं और कानूनी अनुपालन को सम्मिलित करते हैं। किसमें? HR में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्य नीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता देता है? तो जो सामर्थ मतलब स्ट्रेंथ है, तो वह किसी भी संगठन में कार्य नीतियों को प्रकट करने के लिए और उन्हें लागू करने के सक्षम बनाता है। हम कार्य नीतियां प्रकट करेंगे मतलब सबको दिखाएंगे और उनको क्या कर देंगे? लागू कर देने की क्षमता किसमें होती है? सामर्थ्य में होती है। प्रेरणा का सिद्धांत जिसके तर्क दिया कि व्यक्ति की जरूरत 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करती है, क्या कहलाता है? तो प्रेरणा का सिद्धांत जिसने यह तर्क दिया कि व्यक्ति की जरूरतें 5 स्तर की पदानुक्रम निर्मित करती हैं, तो ये कहा था हमारे मास्लो का आवश्यक पदानुक्रम। मास्लो ने क्या कहा था भैया? मास्लो मतलब हमारी जो बॉडी का जो फैट होता है मास्लो, यदि आपकी बॉडी में फैट नहीं है तो आपको मांस लेना पड़ेगा। तो मास्लो ने क्या कहा था? पदानुक्रम आ जाएंगे भैया, 5 तत्व से बना है अपना शरीर, तो 5 स्तर दिए थे पदानुक्रम के। किसने दिए थे? मास्लो ने दिया था। और यह प्रेरणा का सिद्धांत है। तो हम मोटे लोगों से क्या होते हैं? थोड़े से प्रेरित होते हैं, थोड़े से वो अलग दिखते हैं और अट्रैक्टिव दिखते हैं और थोड़े से लीडर टाइप की पर्सनैलिटी दिखती है हमें, है ना। तो मास्लो जिनके ज्यादा मांस होता है वो कैसे दिखते हैं? प्रेरणा देने लायक दिखते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत जिसने तर्क दिया था कि व्यक्तियों की जरूरतों के कितने सिद्धांत हैं? 5 पदानुक्रम दिए गए हैं। मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम था। अब आते हैं मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अंतर्गत वायु, भोजन, आवास कौन से आवश्यक स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो जो मास्लो ने दिए थे पदानुक्रम के कितने चरण बताए थे? 5 चरण बताए थे। और इसमें जो वायु, भोजन और आवास है यह किस स्तर में आता था? तो ये आता था शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताओं में। शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताओं में कौन सा आता था? भोजन, वायु और आवास। ये हमें शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं हैं। चेक एक प्रकार का क्या होता है? तो चेक एक प्रकार का होता है विनिमय पत्र। हम किसी को चेक देखा होगा आपने मूवी में कि बिल्कुल ब्लैंक चेक दे देते हैं, है ना। तो वो क्या है? विनिमय पत्र है। टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां से जो उपभोक्ता है लंबे समय तक चलने वाले उत्पाद को खरीदता है। तो लंबे समय तक जो उत्पाद को खरीदने वाला कौन सा उत्पाद होता है? तो बिस्किट हमारे तो 1 दिन में खत्म हो जाते हैं। चेहरे की क्रीम 1 हफ्ते में खत्म हो जाती है। मंजन, दंत मंजन है वो 15 दिन में खत्म हो जाए। मोटरसाइकिल है जो हमारी सालों से सालों चल रही है, तो हमारी डी ऑप्शन है मोटरसाइकिल। स्कूटी, कार भी हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए, मतलब सबसे ज्यादा टिकाऊ, क्योंकि हमें याद है क्योंकि मेरे पास जुपिटर है तो वो टिकाऊ है ना। हम हमेशा सबके लिए यही बोलते हैं कि भैया जुपिटर ले लो, जुपिटर ले लो, बहुत अच्छी है। तो एक कंपनी का नाम बनता है। तो टिकाऊ उपभोक्ता कैसे बनता है? और लंबे समय तक चलते हैं उनके उत्पाद, तो ये है मोटरसाइकिल। निम्नलिखित में कौन सा ई कॉमर्स से संबंधित है? तो ई कॉमर्स से संबंधित हमें बताना है इनमें से क्या है। एक सफल इंटरनेट आधारित उद्यम में शामिल गतिविधियों की पूर्ण व्यापकता। नो। कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जो कि जाति, नस्ल के आधार पर विषम हो, तो ये भी गलत है। ई कॉमर्स नहीं होता। ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट से व्यापार करना, है ना। व्यवसायिक संकीर्ण को लेन देन की इलेक्ट्रॉनिक तरीके पर आधारित होती है। देखो ये है व्यवसायिक संक्रिया है जो लेन देन के इलेक्ट्रॉनिक तरीके पर आधारित होती है, उसे क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स कहा जाता है। लोगों का समूह जो समान कौशल रखते हों, वो समान ज्ञान, उपकरण और समान तकनीक का प्रयोग करते हों, अपना काम करते हों, वे सभी लोग समूह में काम करते हैं और ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? तो
एक ऐसा समूह जिनके पास समान कौशल है, समान ज्ञान है, समान उपकरण और समान तकनीक का प्रयोग करते हैं, समान काम करते हैं और सभी लोग एक समूह में बनाकर रहते हैं। इस समूह को क्या कहा जाएगा? एक विभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक विभाग कहा जाता है। पूंजीगत परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल CAPM के लिए सूत्र क्या होता है? तो किसी भी पूंजीगत परिसंपत्ति मूल्य का निर्धारण हम करते हैं KJ इज इक्वल टू RF प्लस V कोष्टक में RM माइनस RP के द्वारा हम इसको निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे हम? RM माइनस RF करके इंटू करते हैं B का और प्लस करते हैं RF का और निकल जाता है हमारा KJ। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? जो शॉप फ्लोर के कार्यकर्ता होते हैं वो हमेशा निम्न स्तर के साथ जुड़े होते हैं। शॉप फ्लोर के कार्यकर्ता किससे के साथ जुड़े रहते हैं? वो निम्न स्तर से जुड़े रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? तो कार्यशील पूंजी का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये नहीं होता असुरक्षित आवधिक ऋण, मतलब असुरक्षित है और हमने आवधिक मतलब कोई अवधि ही नहीं है, कब तक के लिए ऋण दिया है, तो ये कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं होती। बल्कि कार्यगत में होती है कौन कौन सी? वाणिज्य पत्र होते हैं, बैंक के ओवरड्राफ्ट होते हैं और बिलों की भुनाई होती है। ये सभी होते हैं कार्यरत पूंजी के स्रोत, लेकिन असुरक्षित आवधिक ऋण नहीं होते। अब आता है हमारे कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतान एवं बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय का अंतराल क्या कहलाता है? मतलब हमने कच्चे माल को खरीद लिया, भुगतान के लिए भुगतान और बिक्री से नगद की वसूली के बीच, मतलब हम बिक्री करने के बाद जब नगद की वसूली होगी उसके बीच का जो टाइम कहलाता है उसे कहा जाता है कैश साइकिल या फिर नगद चक्र कहा जाता है। एक संगठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? तो ऐसा कौन सा कार्य है जो कर्मचारियों के कौशल को और उनकी क्षमताओं को बढ़ा देगा? तो ये करता है उनका प्रशिक्षण, मतलब उनको पहले ट्रेनिंग देंगे तो उनके कौशल में और उनकी क्षमताओं में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाती है। अब आते हैं HRP मतलब मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में कौन से चरण आवश्यक होते हैं जो उनमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? मतलब ऐसा मानव संसाधन योजना के अंतर्गत ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जो हर वर्ष करनी पड़ती है और इससे परिवर्तन को शामिल करने से जो और उपयोगी हम बना सकते हैं, उसको शामिल करके हम क्या कर सकते हैं? और उपयोगी बना सकते हैं। तो क्या होती है? प्रक्रिया की समीक्षा करना, जो उनकी मतलब रिव्यू करना उनकी प्रोसेस को। तो क्या होती है? प्रक्रिया की समीक्षा करना, उनके प्रशिक्षण को या फिर उनकी जो क्रियाशीलता होती है उनके काम को क्या कर सकती है? और उपयोगी बना सकती है। लोगों को आंकने की प्रकृति है जो कि उस समूह के आगम पर आधारित होती है जिससे ये संबंधित होते हैं। डैश लोगों को आंकने की प्रवृत्ति होती है जो उस विशेष समूह से अवगम पर आधारित होती है जिससे कि वे संबंधित होते हैं। तो ये क्या होती है भैया? स्टीरियोटाइप या रूढ़िबद्धता, जो कि क्या करती है? लोगों को आंकने की प्रवृत्ति होती है, स्टीरियोटाइप या रूढ़िबद्धता, और इससे समूह के आगम पर आधारित होती है जिससे वे संबंधित होते हैं। ये जज करते हैं पीपल को जिस बेसिस पर वो आते हैं या जिससे बिलोंग करते हैं, है ना, उन्हीं का क्या कहा जाता है? स्टीरियोटाइप कहा जाता है, रूढ़िबद्धता कहा जाता है। कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज या अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा माना जाता है कि जो नेता होते हैं उनके कुछ सहज या फिर अंतर्जात व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं? तो ये होते हैं उनके नेतृत्व के विशेष सिद्धांत के आधार पर हम मानते हैं कि जो नेता होते हैं उनमें अंतर्जात व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं। ये किसके द्वारा पता चलता है? तो नेतृत्व के विशेषांक सिद्धांत से पता चलता है। सरकार की नीतियां एवं कार्य इससे संबंधित होते हैं। जो सरकार की जो नीतियां होती हैं और जो कार्य होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? तो वो होते हैं आर्थिक पर्यावरण पर संबंधित या फिर इकोनॉमिक डेवलप इन्वायरमेंट पर आधारित होती हैं। जितनी भी सरकार की नीतियां होती हैं या कार्य होती हैं वो किस पर आधारित होती हैं? तो आर्थिक मतलब पैसे पर आधारित होती हैं, तो आर्थिक पर्यावरण पर आधारित होती हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यकर्ता योजनाओं के लिए अनुपम है? ऐसा कौन सी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग जो अधीनस्थ होते हैं उनकी गतिविधियों को मापने के लिए
और उनको सही करने के लिए किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्यक्रम में योजना अनुरूप है या नहीं। तो ये होता है भैया उसका कंट्रोलिंग करना, मतलब नियंत्रण करना। हम अधीनस्थों की गतिविधियों को मापते हैं, सही करते हैं और एक योजना को देखते हैं कि वो अनुरूप है या नहीं, तो हम इसमें क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंध प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। तो ऐसा कौन सा काम है जो कि अधीनस्थों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंध प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है? तो ये होता है नियंत्रण विस्तृति, मतलब स्पैम ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाता है। नियंत्रण करना उसकी विस्तृत को अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिससे कि उसका प्रभाव मतलब प्रबंध प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। नियंत्रण विस्तृति। अब आता है एक मशीन की खरीदारी, उसका एक उदाहरण है। तो एक मशीन की हम खरीदारी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं भैया, पूंजी का व्यय कर रहे हैं, अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स खर्च कर रहे हैं। परिचालन प्रभावन डैश में परिवर्तन के साथ को मापता है और उसे एबिट पर क्षमताओं का संचालन करता है। उसे क्या कहा जाता है, तो किसी भी परिचालन प्रभावन में परिवर्तन के कारण को मापता है और उनकी एबिट पर क्षमता का संचालन करता है। उसे कहा जाता है विक्रय परिमाण। विक्रय परिमाण किसको कहा जाता है, तो परिचालन का प्रभावन का मापन करता है। परिचालन प्रभावन विक्रय परिमाप में परिवर्तन के कारण को मापता है और एबिट पर क्षमता का संचालन करता है। उसे क्या कहा जाता है, विक्रय परिमाप कहा जाता है। परिचालन प्रभावन विक्रय परिमाप में परिवर्तन के कारण को मापता है। जितनी भी परिचालन प्रभावन प्रभाव होगा उतना ही विक्रय परिमाप की माप करता है, ये परिवर्तन को मापता है। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और सशक्तिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो लेखांकन की जो क्रिया होती है उसके वर्गीकरण को, सशक्तिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये होता है भैया बही खाता लेखन। जितने भी लेखन करेंगे हम उनका वर्गीकरण करेंगे, संक्षिप्तीकरण करेंगे, उनको क्या कहा जाता है, बही खाता लेखन कहा जाता है। एक वित्तीय विवरण में पैसा छोड़ना और फिर आंकड़ों का निपटान करना किस पर आधारित होता है, तो हमने पैसे छोड़ दिए फिर हम उससे निपटेंगे, मतलब आंकड़ों से निपटना क्या कहलाता है, मुद्रा अवधारणा कहलाती है। क्या कहलाती है, मुद्रा अवधारणा कहलाती है। किसी वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना, वित्तीय विवरण से हम क्या करेंगे, पैसे छोड़ देंगे और फिर हम क्या करेंगे, पैसों का आकलन, जो आंकड़ों का निपटान करेंगे, उनको क्या कहा जाता है, मुद्रा अवधारणा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है और कौन सा गलत, मतलब सही गलत को बताना है ना। तो विवरणात्मक निर्णय व्यक्ति के बीच राशि के प्रत्यक्षीकृत एवं निष्पक्ष एवं पुरस्कारों का आवंटन करने से संदर्भित है। मतलब जो विवरणात्मक न्याय है, मतलब विवरण का हम न्याय कर रहे हैं, तो व्यक्तियों के बीच राशि का प्रत्यक्षीकृत, निष्पक्ष एवं पुरस्कारों का आवंटन करना होता है क्या, विवरणात्मक न्याय। तो ये सही है। दूसरा क्या होता है, प्रक्रियात्मक व्यक्ति की अवधारणा को निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रत्यक्षीकरण निष्पक्षता से संबंधित होता है। नहीं भैया, प्रतिक्रियात्मक जो न्याय होता है वो प्रक्रिया से होगा ना कि प्रत्यक्ष निष्पक्षता से, तो दूसरा गलत है। पहला सही था कि जो विवरणात्मक न्याय होता है वो व्यक्ति की बीच राशि का प्रत्यक्ष, निष्पक्ष एवं पुरस्कारों का आवंटन करता है। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान HRP की सहायता से लगाया जा सकता है, तो किसी भी HRP के द्वारा हम पूर्व घटना का निर्धारण कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं कैसे, हम उसकी क्षरण दर को मापकर, क्षरण दर को हम मापकर HR की सहायता से उसका घटना का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मतलब कितना क्षरण हुआ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, HRP से हम घटना का पूर्वानुमान लगा सकते हैं क्षरण दर से, एट्रिटिशन रेट से। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक क्या होते हैं, तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक होते हैं जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं जमा शेष। ओवर हो गया है ना, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक जमा शेष। नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग
व्यक्तिनिष्ठता विचारों की भीतरी दुनिया और भावना एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं। तो जो व्यक्तिनिष्ठता विचारों के भी अंदर ही अंदर है ना, और दुनिया की भावना एवं विचार पर केंद्रित रहते हैं, तो वो होते हैं भैया अपने अंतर्मुखी, अंदर ही अंदर बातें हो रही उनकी, अंतर्मुखी लोग होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कौशल दुकान की भूमिगत तल पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो यदि दुकान पर भूमि तल पर काम करना है किसी कार्यकर्ता को, तो उसके लिए चाहिए पड़ेगा अपने भैया तकनीकी कौशल, तकनीकी कौशल की उसको आवश्यकता होगी। फिर आता है सामान्य स्टॉक के एक शेयर बाजार का मूल्य डैश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो स्टॉक के जो शेयर होते हैं, शेयर बाजार में जो स्टॉक होता है उसका मूल्य किसका निर्धारण कौन करता है? तो शेयर के खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों द्वारा उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है कि हम इतने बेचेंगे नहीं बेचेंगे, इससे उसका मूल्य निर्धारण होता है। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा वह भाग होता है जिसे बोला या लिखा जा सकता है। वो क्या होता है भैया? हम क्या बोल सकते हैं या लिख सकते हैं? तो हम भैया ब्रांड का नाम बोल सकते हैं। निशान तो भी दिखता है, बस लोगो भी दिखता है, तो हम उसका नाम बोल सकते हैं। महत्वपूर्ण अनावृत्ति लक्षणों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। क्या एक महत्वपूर्ण अनावृत्ति लक्षणों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है? उसे कहा जाता है भैया प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम एक अनावृत्ति लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। लाभ विविध देनदार, विविध लेनदार और इनके समान रूप डैश के माध्यम से मापित किए जाते हैं। तो लाभ, विविध देनदार, विविध लेनदार और इनके समान रूप किसके द्वारा माध्यम से प्रमाणित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं वित्तीय नियंत्रण प्रणाली से, फाइनेंस कंट्रोल सिस्टम से। लाभ, लेन देन और उनका समान रूप होता है और वो समापित किया जाता है किससे? वित्तीय निर्णय प्रणाली से। वातावरण के रूपांकन एवं रखरखाव की प्रक्रिया, इसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलता पूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वातावरण के रूपांकन एवं रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे लोग कुशलता पूर्वक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रबंधन। प्रबंधन में जितने मतलब सामान है, संसाधन है, कुशलता पूर्वक संसाधन है, उनका प्रयोग वातावरण में जितने भी उनकी रखरखाव करना, उनकी प्रक्रिया करना, उनके कार्य करना और लोगों का कुशलता पूर्वक संसाधनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है या फिर मैनेजमेंट कहलाता है। लेखांकन में डैश की वजह से मालिक द्वारा निवेशकों की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में रखा जाता है, मतलब देने के रूप में रखा जाता है। तो किसको रखा जाता है? तो लेखांकन में डैश की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई जो पूंजी होती है वो बैलेंस शीट में देनदारी के रूप में दिखा जाता है। तो ये होती है पृथक सत्य अवधारणा के कारण, सेपरेट एंट्री कॉन्सेप्ट के कारण मालिक के द्वारा दी गई निवेश की पूंजी को हम बैलेंस शीट में देनदारी के रूप में लिखते हैं। भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करती है। तो जो लेखा मानक 1 है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, वो किसके बारे में व्याख्या करती है? तो लेखांकन निधियों का प्रकटीकरण करती है। तो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण कौन करता है? तो लेखा मानक 1 करता है। लेखांकन नीति का प्रकटीकरण कौन करता है? तो लेखा मानक 1 करती है। उनको पहले 1 में एक ही साथ प्रकट कर देगी। प्रथम में क्या कर देगी? प्रकट कर दिया। प्रथम था, प्रकट कर दिया। तो मानक प्रथम या एक क्या करता है? प्रकटीकरण करता है नीतियों का। आवेदन पत्रों पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया गया है? तो आवेदन पत्रों में विवरण के लिए कौन सा शब्द दिया गया है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का जन्म, नाम, तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति और पता आदि सम्मिलित होते हैं? तो ये होती है भैया उसकी क्या? व्यक्तिगत जानकारी, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन। लेखांकन का प्राथमिक कार्य डैश होता है। तो लेखांकन का पहला काम क्या होता है भैया? वो वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। जितने भी लेखांकन के काम होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? वित्तीय लेन देन से संबंधित होते हैं। आकस्मिक देयताएं खालिस्तान में दिखती हैं। यदि आकस्मिक देयताएं हैं तो वो हमें कहाँ दिखेंगे? तुलन पत्र के लेखा पर नोट के रूप में दिखेंगी। जो आकस्मिक निधियां होती हैं, मतलब हमें एकदम मतलब कुछ अर्जेंट देय करना पड़ा तो हम वो कहाँ लिखेंगे? नोट बनाकर लिखते हैं अपने तुलन पत्र में। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार डैश निर्णयों से खंडित किया जा सकता है। तो वित्तीय प्रबंधन का निर्णय
कर डैश निर्णय से खंडित किया जा सकता है। तो ये हम कर सकते हैं निवेश, इन्वेस्टमेंट से, फाइनेंसिंग से और एसेट मैनेजमेंट से। कैसे कर सकते हैं हम? निवेश से, वित्तीयन से और परिसंपत्ति प्रबंधन से। हम किसी भी वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकरण उसके निवेश से, वित्तीय, परिसंपत्ति और प्रबंधन से उसके निर्णय में खंडित किया जा सकता है। निवेश, वित्तीयन एवं परिसंपत्ति प्रबंधन से। प्रशिक्षण के इस क्षेत्र में कौन सा एक कर्मचारी को उसके और उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए तैयार किया जाता है? तो किस प्रकार के प्रशिक्षण में किसी कर्मचारी को उसके और उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए तैयार किया जाता है? तो ये होती है भैया समस्या समाधान प्रशिक्षण। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग के अंतर्गत हम किसी भी कर्मचारी को तैयार करते हैं समस्या से निपटने के लिए। संयुक्त प्रभावन क्षमता। संयुक्त प्रभावन क्षमता डैश पर योगदान में परिवर्तन के प्रभावन का मापन करती है। तो जो संयुक्त प्रभावन क्षमता होती है, मतलब इसको क्या बोला जाता है? कंबाइंड लेवल्स मेजर या मेजर्स किसके अंतर्गत आती हैं? तो ईपीएस के अंतर्गत आती हैं। ईपीएस के अंतर्गत आती हैं। संयुक्त प्रभावन क्षमता ईपीएस पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। इस नियम के अंतर्गत ट्राइवैलेंस मतलब शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। तो किस नियम के अनुसार? जो ट्रायल बैलेंस होती है या फिर जो शेष परीक्षण होता है उसका मिलान हमेशा किससे होना चाहिए? तो ये होना चाहिए प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। तो प्रत्येक डेबिट का क्या होता है? एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। तो उसके साथ हमेशा जो ट्रायल बैलेंस होता है वो मिलान सही होना चाहिए या फिर मैच होनी चाहिए। एक बैंक समाधान विवरण को खाली स्थान की सहायता से तैयार किया जाता है। तो जो बैंक समाधान विवरण होता है उसको हम करते हैं रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण से तैयार करते हैं। तो बैंक के जो समाधान विवरण होता है उसको हम कैसे तैयार करते हैं? तो बैंक समाधान विवरण को हम रोकड़ बही के बैंक कॉलम से और बैंक विवरण से सही करते हैं या तैयार करते हैं। रोकड़ बही रोक के बहाएंगे और बैंक कॉलम में रखेंगे। बैंक कॉलम और बैंक विवरण से हम इसको सही करते हैं। फिर आता है लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और उनमें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है। और वे किसके अंतर्गत आते हैं? तो कोई भी व्यक्ति है जो कि बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है तो वे इसके अंतर्गत आते हैं। तो आते हैं प्रबंधन की आवश्यकता के अंतर्गत। नीड फॉर एफिलिएशंस के अंतर्गत आते हैं। संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। संबंध की आवश्यकता क्या है? कि वो अपना अच्छा प्रदर्शन करें और उनके सहायक प्रतिक्रिया दी जाएगी। नौकरी के विवरण वर्गीकरण जैसे कि सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? तो जो सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो कार्य निर्देशक होते हैं वह शीर्ष प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं। टॉप मैनेजर्स होते हैं वो। धन वक्तव्य के उपयोगी और स्त्रोत को डैश के हिस्से के रूप में परिष्कृत किया जाएगा। तो जितने भी धन वक्तव्य होते हैं उनके उपयोग और स्रोत को किसके अंतर्गत रखते हैं हम? निधि प्रवाह विश्लेषण। क्या हो गई भैया? मैं निधि चली गई तो इसको किस में? धनगव्य उपयोग हो गया, स्रोत हो गया, तो इसको किसके अंतर्गत रखते हैं? तो निधि प्रवाह विश्लेषण के अंतर्गत उनको रखा जाता है। प्रतिफल की आवश्यकता दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, क्या कहलाती है? तो प्रतिफल की आवश्यकता दर मतलब प्रतिफल की आवश्यकता दर है जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है। मतलब जो शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है उसे कहते हैं ऋण की लागत। मतलब क्या है? ऋण निवेश है जो कि हम शेयर धारकों के हितों के रक्षण के लिए बना रहे हैं ऋण निवेश, तो ऋण की लागत होती है।
प्रबंधन की परिष्कृत प्रणाली विकसित करने में मदद करता है। तो कोई भी प्रबंधक है उसकी हम परिष्कृत प्रणाली विकसित करने के लिए मदद करता है, जिससे सूचना का बेहतर नियंत्रण मिलेगा। तो प्रबंधन की परिष्कृत प्रणाली को विकसित करता है और जिससे हमें सूचना का क्या मिलेगा, बेहतर नियंत्रण मिलेगा। तो ये होता है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। कंप्यूटर आधारित जो सूचना प्रणाली होती है वह प्रबंधन की परिष्कृत प्रणाली विकसित करने में मदद करती है और जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। पूंजीगत व्यय डैश में परिलक्षित होता है। तो जितना ही पूंजीगत व्यय है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बल्कि बैलेंस शीट में तुलन पत्र में दिखता है। जितना ही पूंजीगत व्यय है, पूंजी का हमने जितना व्यय किया है वो तोल के किया होगा ना, तो तुलन पत्र में परिलक्षित होता है। नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने की सूत्र किसने प्रस्तुत किया था? तो नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का जो सूत्र है वो दिया था हमारे V.A. गैक्यूनास ने दिया था। नियंत्रण को विस्तृत करने की जो निर्धारित सूत्र है वो किसने दिया था? V.A. गैक्यूनास ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें इसमें से कौन सा सही नहीं ये बताना है। तो मुद्रास्फीति की वजह से समय समय में मुद्रा का मूल कम हो जाता है, तो ये सही है। मुद्रा का मूल कब किसके कारण गिर जाता है? मुद्रास्फीति के कारण गिर जाता है। दूसरा आता है मुद्रा में कमी के कारण व्यक्ति एवं भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करते हैं। यदि मुद्रा की कमी हो जाती है तो मतलब क्या हो गई भैया, मुद्रा की कीमत कम हो गई तो व्यक्ति क्या हो जाए, भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करेंगे। दूसरा, मुद्रा का कालांतर मान नहीं होता, तो ये गलत है भाई। मुद्रा का हमेशा कालांतर मान क्यों नहीं होगा? हमेशा मान तो उसका वही रहता है, तो मान रहता है। पैसे का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है, तो ये सही है। देखो, मुद्रास्फीति के कारण क्या होती है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मूल्य गिरने से व्यक्ति भविष्य की जगह पर वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है और पैसे का जो मूल्य होता है वो अलग अलग जगह पर, मतलब अलग अलग समय पर, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। अब आता है निम्नलिखित में कौन सी निधि का स्रोत है, मतलब इनमें से कौन से निधि का स्रोत है? केवल इमारत की बिक्री, शेयर और केवल लिया हुआ सर्वित्र ऋण, यह सभी प्रकार के क्या होते हैं? निधि का स्रोत होते हैं, मतलब सोर्स ऑफ फंड होते हैं ये। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो अनूठा प्रतीक है तो भैया उसका ये क्या होगा? लोगो होता है, कंपनी का लोगो होता है जो उसका हिस्सा भी होता है। डैश संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। क्या संख्यात्मक पदों में भविष्य अवधि में अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है? तो ये बताता है भैया हमारा बजट के भविष्य की क्या क्या भविष्य अवधि में अपेक्षित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो कौन बताता है? बजट बताता है। जब एक कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन सा लाभांश प्राप्त करेगा? यदि जब भी कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर कोई विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन सा लाभ उसको किसको प्राप्त होगा लाभांश? तो सिर्फ विक्रेता को लाभांश प्राप्त होगा। इनमें से इनमें व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाएगा? तो निम्नलिखित में से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाएगा? तो ये उसका होगा क्या? निबंध मूल्यांकन में। निबंध मूल्यांकन में ऐसे एवल्यूशंस में हम किसी भी कर्मचारियों के जो प्रबल और जो कमजोरियां होती हैं उनके पहलुओं का वर्णन करने के लिए कर्मचारी को मूल्यांकनकर्ता को कहेंगे। डैश प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। तो प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार एवं लोगों के प्रति निम्न सरोकार के लिए द्वारा परिलक्षित की जाती है, तो इसे कहा जाता है आबद्धता या फिर आहस्तक्षेपी कहा जाता है।
मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं है। उत्पादन के प्रति भी निम्न सरोकार है और लोगों के प्रति भी निम्न सरोकार है, तो ये क्या होते हैं, आबद्धता होती है और अहस्तक्षेपी प्रक्रिया होती है। डैश व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और आवैयक्तिक हो जाता है। डैश व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है, तो ये होता है चिंतनशील। जो थिंकिंग वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा हर फैसले लेने वस्तुनिष्ठ हो जाता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, विश्लेषणात्मक हो जाता है मतलब अच्छे से डिसीजन लेता है, एनालिटिकल्स है ना, और अवैयक्तिक मतलब इम्पर्सनल होकर डिसीजन लेता है, तो वो कौन होता है, चिंतनशील व्यक्ति होता है। वित्तीय लेखांकन जिसमें सरोकार रखते हैं, हम सरोकार किस में रखते हैं, ऐसा कौन सा वित्तीय लेखन है जिसमें हम सरोकारों को रखते हैं, तो ये रखते हैं वित्तीय विवरण की तैयार एवं बही खाता में। हम वित्तीय विवरण की तैयार एवं बही खाता में क्या रखते हैं, सारे सरोकारों को रखा जाता है। उस अवधि को संदर्भित करता है, डैश उस अवधि को निर्धारित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति निवेश को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हमने जो स्थायी परिसंपत्तियां थी उसके निवेश को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, तो उसको रखते हैं हम भुगतान वापसी या पे बैक की अवधि में, क्योंकि हम उसे भुगतान फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो भुगतान वापसी अवधि में उसको रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों को बनाए रखने के लिए संसाधन अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं, तो किस संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्था अपने HR नीतियों को बदल रही है, तो ये होती है भैया कर्मचारी नीतियां। कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए संसाधन अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी का कौशल के साथ जुड़े रखते हैं, तो ऐसे कौन होते हैं सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं, तो ये होते हैं जो विशिष्ट गतिविधियों को करने के लिए क्षमता रखते हैं, जो विशिष्ट गतिविधियों को करने में सक्षम हो रखते हैं, वो अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं। जो अलग अलग प्रकार के इफेक्टिव, स्पेशल और एक्टिविटी करते रहते हैं, इफेक्टिव एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, तकनीकी कौशल के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को सम्मिलित करता है, ऐसा कौन सा काम है जो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, निष्पादन करने में, मापन करने में और संशोधन करने में शामिल होता है, तो ये होता है भैया हमारा कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के लिए क्रियान्वयन के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है, मतलब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसका निष्पादन एवं सुधारात्मक कार्यों के लिए क्रियान्वयन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। जब आप अंतिम लेखों को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हेतु बैड डेट मतलब अशुद्ध ऋण लेखा को कहाँ स्थानांतरित करेंगे। जब आप अंतिम लेख को तैयार करते हैं तब आप पुनर्प्राप्त हुए बैड डेट्स को कहाँ स्थानांतरित करेंगे, तो इनको हम करेंगे लाभ और हानि लेखों में। जब अंतिम लेख को हम तैयार करेंगे तो पुनः प्राप्त करके जो बैड डेट्स होते हैं उनको हम कहाँ लेखांकन करेंगे, लाभ हानि लेखा में करते हैं। वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में काम करते हैं। वे प्रबंधक कौन होते हैं, वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में सम्मिलित होते हैं और वातावरण में काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनिश्चितता कहा जाता है, मतलब सर्टेनिटी कहा जाता है। अनसर्टेनिटी, अन लगा हो, इंग्लिश में गलत लिखा, अन लिखा हुआ है ना, अनसर्टेनिटी कहा जाता है, मतलब अनिश्चितता कहा जाता है। मतलब क्या है, युक्तिपूर्ण नियोजन के अभ्यास में शामिल होते हैं, पहले से युक्ति बना ली, फिर उस नियोजन में प्लानिंग में शामिल हो गए और इस वातावरण में काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अनिश्चितता कहा जाता है। निष्पादन पर निगरानी रखना है, मापन कर रहे हैं, निर्धारित लक्ष्यों के साथ उनकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को कहा जाता है भैया हमारी नियंत्रण या कंट्रोलिंग प्रोसेस। वित्तीय के लेखांकन
मानक बोर्ड, वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड FASB के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वित्तीय गतिविधियों में एक नकदी प्रवाह है? तो नकदी प्रवाह कौन सा होता है? तो करों के लिए सरकार को नकदी प्रवाह करना नहीं भैया, करों के लिए नहीं होता। लाभांश के रूप में शेयर धारकों की नकदी प्रवाह ये होती है भैया। लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी प्रवाह किसके अंतर्गत आती है? नकदी प्रवाह के अंतर्गत, वित्तीय गतिविधियों में नकदी प्रवाह के अंतर्गत आती है वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड के अनुसार। लेखा प्रवृष्टि का अभिलेखन सर्व स्वीकार लेखांकन सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यदि इसमें किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नजरअंदाज किया जाता है तब इस उल्लंघन को किस प्रकार की त्रुटि माना जाएगा? तो यदि हम लेखा प्रवृष्टि पर अभिलेखन कर रहे हैं, सही सर्व स्वीकार लेखन करण सिद्धांत के अनुसार किया जा रहा है, लेकिन इसमें किसी सिद्धांत का उल्लंघन कर दिया या नजरअंदाज कर दिया तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वो किसके अंतर्गत आती है? तो भैया हम नजरअंदाज किया तो वो हमारी लापरवाही हुई ना, तो लापरवाही त्रुटि के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किन चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के लिए दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो किसी भी परीक्षा या चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के लिए हमें कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित कराया जाता है। तो ये होती है भैया हमारी अभिक्षमता या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट हम रखते हैं उनकी रुचि जानने के लिए। अब आता है हमारा बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में कौन संगठन में बाहरी सूचना का एक उदाहरण है? तो जो बाहरी सूचना होती है वह संगठन के बाहर से उत्पन्न होती है। तो सूचना में संगठन के बाहर से जो सूचना प्राप्त होती है उसका उदाहरण क्या है? तो ये आएगा भाई हमारे फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया क्या होती है, एक बाहरी सूचना होती है जो कि हमें बाहर से प्राप्त होती है। अब आता है हमारा कोई भी संदेश बिना ध्यान पूर्वक सुने समझा नहीं जाता और साथ ही वे प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। इसमें से कौन सा? सुनने की एक प्रक्रिया तकनीक नहीं है, मतलब किसी भी संदेश को हमें सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है। बिना ध्यान पूर्वक हम उन्हें समझ नहीं सकते, तो हमें ऐसे कौन से मुद्दे होते हैं जो उनकी तकनीक नहीं है, सुनने की एक तकनीक नहीं है ना। आंख के संपर्क से बचना, तो ये तो भैया सबसे बड़ी है कि जब भी हम किसी की बात सुने तो हम आई कांटेक्ट बना के रखें। पहले संदेश की सामग्री का मतलब आकलन करना, जो वो बता रहे हैं तो हम उनका आकलन करेंगे, पर वक्ता की कमजोरियों का आकलन ना करें। तो जो वक्ता है उसकी कमजोरियों का आकलन नहीं करना है, बल्कि जो सामग्री बता रहे हैं हमें उसका आकलन करना है। सकारात्मकता में सिर हिलाना और चेहरे पर उचित इशारे करना, ये भी आता है, एक कम्युनिकेशन का एक मेन पॉइंट होता है। और समय से पहले मूल्यांकन से बचना, समय से पहले हम उनका मूल्यांकन नहीं करना है और हम क्या करेंगे, उनकी कमजोरियों को ना कर बल्कि उनकी सामग्री का आकलन करेंगे। अब आते हैं वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। तो ये हमें क्या बताता है? जो लेखांकन अवधारणा है, ऐसी कौन सी लेखांकन अवधारणा है जो हमें बताती है कि ये व्यापार लंबी अवधि तक चलेगा? तो वो होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये बताते हैं हमें सुनामी प्रतिष्ठा अवधारणा में क्या बताती है? सुनाम प्रतिष्ठा अवधारणा में बताती है कि ये व्यापार लंबे समय तक चलेगा, कोई सुनामी भी आ जाए तब भी उसकी प्रतिष्ठा को अवधारणा नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति को 2 या अधिक विस्मय या विपरीती उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होगा? जब कोई एक व्यक्ति होता है जो अलग विषम उम्मीदों को पूरा करने के लिए उसको दे दिया गया है, तो परिणाम क्या होंगे? तो परिणाम होंगे भूमिका का संघर्ष। तो भैया उनके कॉन्फ्लिक्ट, रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस नाम से जाना जाता है? जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे कहा जाता है मूल सक्षमता। तो अच्छे से कर रही है उसे क्या कहा जाता है? सक्षम है भैया, वो क्या है? मूल सक्षमता कहा जाता है उसको। मजबूर नियंत्रित डैश, मजबूर नियंत्रित
निर्देशित लोगों के साथ एवं प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो डैश एक मजबूर नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को बताता है, तो वो होता है मैक्स गेगर का एक्स सिद्धांत। मैक्स गेगर का एक्स सिद्धांत हमें क्या बताता है कि भैया कोई मजबूर है, नियंत्रित है और निर्देशित लोगों के साथ प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा चालू देनदारियों का गठन नहीं करता? तो चालू देनदारियों का कौन गठन नहीं करता? तो देनदार कभी नहीं करता भैया। चालू देनदारियों का गठन नहीं करता देनदार। व्यापार लेन देन करता है, बकाया व्यय करता है और प्रस्तावित लाभांश करता है, लेकिन दे दिया हमने तो चालू करो उनको, कभी देनदारी मतलब चालू देनदारियों का गठन नहीं करता। किस समस्या को हल करने के लिए कार्य विधि की पहचान करने और उन्हें चुनने की प्रक्रिया कहलाती है? तो किसी समस्या को हल करने के लिए उस कार्य विधि को पहचानना और उसे चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पहले भैया डिसीजन मेकिंग या निर्णयन करना। किसी भी समस्या को निपटाना है तो पहले हम उसको देखेंगे, पहचानेंगे और फिर अच्छी प्रक्रिया चुनेंगे, तो ये कहलाती है निर्णय प्रक्रिया। गुडविल शार्क डैश का उदाहरण होती है। तो जो गुडविल शार्क होती है वो किसका उदाहरण होती है? तो ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं या फिर अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी परिसंपत्ति है जो स्थायी नहीं है? तो साख होती है, लेकिन स्मॉल जो छोटे औजार होते हैं वो स्थायी परिसंपत्ति नहीं होती। वाहन होते हैं और पट्टा जो लैंड होल्ड्स होते हैं मतलब लेजर्स होल्ड होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन जो छोटे औजार होते हैं वो एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं होती। एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि उसमें देनदारियां उनकी परिसंपत्तियों से अधिक हैं। एक शेयरधारक को डैश भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। यदि कोई कंपनी दिवालिया हो गई है और उसकी देनदारियां उसकी परिसंपत्तियों से अधिक है, मतलब उसको जो देना है वो ज़्यादा है उसकी परिसंपत्ति से, तो शेयरधारकों को क्या भुगतान करने के लिए किया जाएगा? तो शेयरधारक क्या देंगे? कुछ नहीं देते। शेयरधारक क्यों कुछ देंगे? तो आंसर ए सही है, शेयरधारक कुछ नहीं देते और कुछ देने को कहा भी नहीं जाएगा। वह परिसंपत्ति जो अल्पकालीन समय अवधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है। तो ऐसी कोई परिसंपत्ति जो अल्प समय अवधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है उसको क्या कहा जाता है? तो कोई भी परिसंपत्ति जो नगद में चेंज हो जाती है उसको कहा जाता है तरल परिसंपत्ति। मानव संसाधन प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? तो ऐसा कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन है जो किसी के प्रकार को और भविष्य मानव संसाधनों की आवश्यकता को पहचानता है और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? तो ये होता है भैया, पहले से कर लेते हैं अपन क्या, इसकी प्लानिंग, नियोजन। परीक्षण संतुलन या फिर ट्रायल बैलेंस में यदि मजदूरी को वेतन के साथ जोड़ दिया जाता है तो इस वेतन एवं मजदूरी के रूप में दिखाया जाता है तो यह डैश के लिए अभिलिखित होती है। तो मतलब परीक्षण संतुलन मतलब ट्रायल बैलेंस में यदि मजदूरी को वेतन के साथ जोड़ दिया जाता है, मजदूरी को किसके साथ जोड़ दिया? वेतन के साथ जोड़ दिया है और इसे वेतन एवं मजदूरी के रूप में दिखाया जाता है। वेतन इसे वेतन और मजदूरी के रूप में दिखाया जाता है तो क्या ये क्या अभिलिखित करता है? तो ये अभिलिखित करता है लाभ और हानि लेख को। ये किस में अभिलिखित होगा? तो लाभ और हानि लेख में अभिलिखित होगा। परीक्षण संतुलन जो ट्रायल बैलेंस होता है, यदि इसमें मजदूरी को वेतन के साथ जोड़ दिया जाता है और इसे वेतन एवं मजदूरी के रूप में दिखाया जाता है तो डैश के साथ अभिलिखित होगा, तो ये लाभ और हानि लेख में अभिलिखित होता है। निम्नलिखित में से अनुकरण अभ्यासों के किस प्रकार में प्रशिक्षणों को विभिन्न दल में विभाजित किया जाता है? तो निम्नलिखित में से अनुकरण अभ्यासों में किस प्रकार के प्रशिक्षण को विभिन्न दलों में विभाजित किया जाता है? तो ये होता है भैया हमारे व्यापार खेल को। व्यापार खेल को अनुकरण और अभ्यास में जो व्यवसाय खेल होते हैं उनको विभिन्न दलों में विभाजित किया जाता है, बिजनेस गेम्स को। इसके साथ हमारा ये वाला सेशन होता है कंप्लीट गाइस। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो डेफिनेटली आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।